से बात की जाए। दूसरा, किसी भी स्थान विशेष की जो स्थिति है, यहाँ पे आप देखिए किसी भी स्थान विशेष की जो स्थिति है, स्थिति का अर्थ लिया जाता है उसकी लोकेशन से। अब स्थिति जिसको अपन कह सकते हैं, जिसमें अपन कहते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब किसी भी स्थान विशेष का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार होगा वो भी किसमें होगा, संख्यात्मक होगा। तो चाहे जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की बात कर ले, चाहे किसी प्रदेश की अवस्थिति की बात कर ले, लोकेशन की बात कर ले, तो वो संख्यात्मक अध्ययन किसमें, गणित में। और उन्हीं संख्यात्मक किसके रूप में, जनसंख्या के रूप में, जनसंख्या के आंकड़ों के रूप में। तो इस गणित का अध्ययन उन जनसंख्यात्मक आंकड़ों के रूप में किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। पहले दूसरी शाखा की बात करें, मानव भूगोल में भूमिकी विज्ञान। अब भूमिकी विज्ञान जैसा नाम से भी स्पष्ट है कि भूमि की आकृति, खनिज संपदा। भूमि के विज्ञान में मूल रूप से किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि के आकार का, कि भूमि की संरचना है वो कैसी है, वो पर्वतीय प्रदेश है, वो पठारी प्रदेश है, वो मैदानी प्रदेश है, या वहाँ के उस भूगर्भ में वहाँ की जो धातुली संरचना है, वहाँ पे कौन से खनिजों की प्राप्ति होती है। अब ये भूमि की संरचना, भूमि का आकार, भूमि का स्वरूप, भूमि का संगठन, वहाँ की खनिज संपदा, कैसे मानव भूगोल के साथ उसका संबंध है। आप देखिए, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपन कहें कि प्राथमिक आवश्यकता, या अपन कहें कि द्वितीयक आवश्यकता, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, चाहे अपन कहें द्वितीयक आर्थिक क्रिया, चाहे अपन कहें तृतीयक आर्थिक क्रिया। यदि अपन उदाहरण प्राथमिक आर्थिक क्रिया का लें तो अपन कहें कि कृषि। अब कृषि करने के लिए मानव को किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, और जल के साथ उसको किसकी आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता होगी। अब भूमि का अध्ययन अपन किसमें करते हैं, भूमि में, भूमि के विज्ञान में। भूमि यानी मृदा जिसको अपन कह रहे हैं, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, भूमि के विज्ञान में किया जाता है। अब भूमि की विज्ञान यानी वो भूमि का स्वरूप किसको प्रभावित कर रहा है, मानव की क्रिया को प्रभावित कर रहा है, मानव की आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको प्रभावित कर रहा है। खनिज संपदा का संबंध भी प्रत्यक्ष रूप से किसके साथ है, मानव के साथ, क्योंकि खनन कार्य के रूप में वो भूगर्भ से खनिजों की प्राप्ति करता है। उसके बाद वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उन खनिज पदार्थों से उनका रूप परिवर्तन करके अपनी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करता है। तो खनिज जो संपदा है, जो खनिज संसाधन है, वो भूमि की विज्ञान से संबंधित है। तो भू आकार के रूप में, चाहे पर्वतीय प्रदेश, पठारी, मैदानी, या खनिज संपदा का अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में। और किसके संदर्भ में, मानव की आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में। तीसरी अपन बात करते हैं मानव भूगोल व रसायन विज्ञान। अब आप देखिए, रसायन विज्ञान कैसे मानव भूगोल की मुख्य शाखा हो सकती है, या मानव भूगोल में रसायन विज्ञान का क्या योगदान है। अब आप देखिए, रसायन विज्ञान में अपन मूल रूप से किसका अध्ययन करते हैं, रसायनों का, केमिकल्स का। और उन केमिकल से, उन रसायनों से किसका निर्माण किया जाता है, खाद का निर्माण, यानी उर्वरक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। अब मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए, जहाँ पे मृदा अनुपजाऊ है या जहाँ फसल उत्पादन अधिक किया जाता है, एक ही क्षेत्र से 2 या 3 फसलें जहाँ पे उत्पादित की जाती हैं, तो वहां पे मृदा का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक यानी रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। और मानव भूगोल में रसायन विज्ञान कैसे सम्मिलित है कि मानव को कृषि करने के लिए, यानी फसल उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता। भूमि यानी मृदा, और मृदा क्या होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, क्योंकि अनुपजाऊ यदि मृदा है, जैसे अपन कहें कि पर्वतीय मृदा है, या अपन कहें कि बालुई, रेतीली या मरुस्थलीय मृदा है, तो वो मृदा क्या होगी, अनुपजाऊ होगी। अब यदि आपको फसल उत्पादन करना है, प्रति हेक्टेयर उपज की प्राप्ति यदि आपको अधिक करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मृदा या मिट्टी में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा। तो मृदा की दृष्टि से रसायन विज्ञान का संबंध किसके साथ हुआ, मानव भूगोल के साथ हुआ। चौथी शाखा की बात करें, मानव भूगोल एवं जैविकी विज्ञान। अब जैविकी विज्ञान में मूल रूप से 3 बातें आती हैं। अपन ने हंटिंगटन के शब्दों में भी बात की थी, जीवन के रूप में, कैसे कि जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधे, और मानव स्वयं। यहाँ स्वयं मानव की अपन बात नहीं करें तो जैविक कार्य में अपन कहते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। अब ये प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु कैसे मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में है, कैसे मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में इन दोनों का योगदान है। अब आप देखिए कि चाहे मानवीय व्यवसायों की बात कर ले, मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रिया में मानव मूल रूप से, यदि मूलभूत कार्य यदि देखा जाए तो वनों से पदार्थों का संग्रह,
जो प्राचीन समय का मानव, आदि मानव करता था। लकड़ी व्यवसाय, जैसे अपन कहें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास करने वाला जो मानव है, वो आज भी लकड़ी व्यवसाय कर रहा है, क्योंकि वहां पे सघन वनों की प्रधानता है। तो वन प्रधान क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव की मूल जो आर्थिक गतिविधियां हैं, मानवीय जो गतिविधियां हैं, वो किस पर निर्भर करती हैं? प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करती है। दूसरी बात, जीव जंतु। अब आप देखिए, मानव का मूल जो व्यवसाय है, मूल जो व्यवसाय अपन कह सकते हैं कि परंपरागत व्यवसाय, जिसको माना जाता है, आखेट को माना जाता है। और आदिम मानव आज भी अपना जीवन निर्वाह किस पर निर्भर करता है? आखेट या शिकार पर निर्भर करता है। और आखेट या शिकार किस पर निर्भर होगा? पशु जगत पर निर्भर होगा। तो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु मानव की क्रिया की दृष्टि से किसका अध्ययन मानी जाती है? जैविकी का। लेकिन उस जैविकी का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। अगली शाखा की बात करें, मानव भूगोल और राजनीति शास्त्र। अब राजनीति शास्त्र का मानव भूगोल में क्या योगदान है? देखिए, आप राजनीति शास्त्र में मूल रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? शासन संचालन का या नीति निर्माण का। और वो शासन संचालन या नीति निर्माण किसके रूप में? एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश से संबंधों के रूप में, चाहे वो राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संबंध हो, चाहे वो स्थानीय संबंध हो। अब ये राजनीतिक संबंध, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्थानीय, नीति निर्माण, शासन व्यवस्था कैसे मानव भूगोल को प्रभावित करती है? अपन कह सकते हैं कि क्या राजनीति शास्त्र का मानव भूगोल में योगदान है? कैसे योगदान है? अपने बात की कि मानव ने जब धरातल पर, भूमि पर निवास करना प्रारंभ किया, पहले वो पेड़ों पर निवास करता था, पेड़ों को छोड़कर उसने भूमि पर निवास करना प्रारंभ किया। भूमि पर जब उसने निवास करना प्रारंभ किया, तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उसको किसकी आवश्यकता हुई? एक समूह की आवश्यकता हुई। अब समूह में जब उसने निवास किया, तो एक समूह है, यानी समुदाय बना, और समुदाय किसमें परिवर्तित हुआ? समाज में परिवर्तित हुआ। और वो समाज का जो अध्ययन है, समाज पर नियंत्रण करने का जो कार्य किया, वो उसके लिए उसने कौन सा पद सर्जित किया? प्रधान या मुखिया। और वो प्रधान या मुखिया उस समुदाय के कार्यों का निर्धारण करता था। अब उस प्रधान के रूप में नीति निर्माण करता या शासन संचालन करता या उस पर नियंत्रण करता के रूप में राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन है, वो किस पे किया जाता है? मानव भूगोल के साथ किया जाता है। अगली शाखा के रूप में बात करें तो मानव भूगोल एवं इतिहास। अब इतिहास की यदि अपन बात करें, तो इतिहास का सीधा सा जो अर्थ लिया जाता है, इतिहास के जो विद्यार्थी उस बात को जानते भी हैं कि इतिहास का सीधा सा जो अर्थ लिया जाता है कि पुरानी घटनाओं का वर्णन जिसमें किया जाता हो, या पूर्व घटित घटनाओं का जो अध्ययन है, वो किसमें किया जाता है? इतिहास में किया जाता है। अब ये इतिहास कैसे मानव भूगोल का एक मुख्य शाखा के रूप में मानेगी? मानव भूगोल में अपन किसका अध्ययन करते हैं? मानव के विकास का, कि कैसे मानव का विकास हुआ, कि जो पहले पेड़ों पर निवास करता था, फिर वो भूमि पर निवास किया, भूमि पर उसने अस्थायी से वो स्थायी रूप से उसने अपने आवास का निर्माण प्रारंभ किया। और उसके बाद में धीरे धीरे मानव की सोच, मानवीय आवश्यकता बढ़ी, तो मानवीय जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका भी विकास हुआ। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया। तो इस विकास क्रम का अध्ययन किस में किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। किस दृष्टि से? इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि आपने कहा कि इतिहास है वो पूर्व घटित घटनाओं का अध्ययन है, और मानव भूगोल में मानव के विकास क्रम के रूप में किसके रूप में अध्ययन करता है? उसके पूर्व घटित